Hello and welcome dear students to Unacademy's JEE channel. I am Samir Chincholikar, your mathematics mentor here. और आज आप बच्चों जो यहाँ पे पढ़ने वाले हो that is fourth lecture of indefinite integration. Last week हमने जहाँ छोड़ा था उसी के आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों? आज होमवर्क डिस्कशन से हम स्टार्ट करेंगे। दो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। वो क्वेश्चंस बच्चों ने आंसर भी किए हैं कमेंट्स में, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। यस, तो दिस इज JEE लाइव डेली सीरीज बच्चों, जहाँ पर इस पर्टिकुलर चैनल पर हम आपको आपके साथ में डिस्कस करते हैं रेगुलर टॉपिक्स रेगुलर फ्लो के साथ में, ठीक है, जैसा आपको चाहिए होता है JEE प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो बच्चों ये सारी क्लासेस कौन कौन ले रहे हैं? जयंत सर, पारस सर, नमो सर एंड माई सेल्फ, वी आर टेकिंग दीज क्लासेस एंड वी आर ऑन अ मिशन टू प्रोवाइड यू क्वालिटी एजुकेशन। आई एम सो हैप्पी टू सी कि यू आर ऑल्सो इंटरेक्टिंग इन कमेंट्स एंड यू आर लेटिंग मी नो कि आपके आंसर्स आ रहे हैं। वो देख के काफी अच्छा लग रहा है, मुझे पता चल रहा है कि आप यहाँ पर इसका मतलब डिसिप्लिन के साथ में चीजें फॉलो कर रहे हो, ठीक है। दैट्स रियली नाइस टू सी। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों पार्शियल फ्रैक्शंस। अगर यहाँ पर कोई रिपीटर स्टूडेंट तो उसको पता होगा पार्शियल फ्रैक्शंस जो है काफी एक वियर्ड सा पोर्शन है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो इसको आज टैकल करने वाले हैं हम अच्छे से, और जो पहली बार सुन रहे हैं उनको तो मजा आने ही वाला है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि चीजें जो हैं यहाँ पर आसान है अगर आपको सारे केसेस अलग अलग पता है तो, ठीक है। तो लेट अस सी कि हम वो सारे केसेस डिस्कस कर पाते हैं क्या एक ही लेक्चर में। लेट अस सी, दिस इज नॉट फॉर ड्रॉपर्स को सारे यहाँ पर सब कुछ जो चल रहा है बेटा आराम से सभी बच्चे यहाँ पे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि यहाँ पर कोई ड्रॉपर के लिए अलग से ट्रीटमेंट है या फिर 12th के लिए अलग से ट्रीटमेंट है। ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर है जिसके अंदर कंटेंट अच्छा है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो जो भी इसको सुनेगा उसको फायदा पक्के से होने वाला है, ठीक है। ऑलराइट, डोंट डिस्टिंग्विश इन दिस पर्टिकुलर मैनर। मैंने केवल एग्जांपल ड्रॉपर्स का इसलिए लिया क्योंकि उनको ये सारे नाम पता होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो पार्शियल फ्रैक्शंस इज समथिंग दैट वी वांट टू डू हियर, ठीक है। यस, होमवर्क क्वेश्चन के साथ में बेटा हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं हमारे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यश बोल रहा है वियर्ड नहीं है, इजी है। यस, बिल्कुल इजी है ना। यस, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हमारा। तो ये बच्चों यहाँ पर अनअकैडमी प्लस के बारे में सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल चुका है क्या? क्योंकि यहाँ पर रेगुलरली हमसे बच्चे जुड़ रहे हैं, हमारी जो फैमिली है बड़ी होती जा रही है। 3 लाख से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर जुड़ चुके हैं इन सच अ लेस टाइम। तो यहाँ पर मुझे पता है कि कोई तो होगा यहाँ पर जो हमें नया ज्वाइन कर रहा है, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी बच्चों कि अदर दैन अनअकैडमी JEE प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अभी ये लेक्चर देख रहे हो, हम सारे जो टीचर्स हैं वी आर प्रेजेंट ऑन अनअकैडमी Plus also, which is a subscription based platform, which is an education platform of Unacademy, जहां पर आपको एडिशनल फैसिलिटीज जो मिलती हैं, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस का जो माहौल मिलता है आपको, वहां पर आपकी पढ़ाई और बेटर तरीके से होती है, आपको JEE की प्रिपरेशन में और बढ़िया बूस्ट मिलता है, ठीक है। तो डेफिनेटली बच्चों आपने एक्सप्लोर करना चाहिए Unacademy Plus। अगर किसी को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वो भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल टेस्ट सीरीज अनअकैडमी प्लस पे स्टार्ट हो चुकी है। डिफरेंट टेस्ट सीरीज फॉर ड्रॉपर्स, डिफरेंट टेस्ट सीरीज फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स, डिफरेंट टेस्ट सीरीज फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन इन सभी फैसिलिटीज के लिए बच्चों आपको करना क्या है? आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है। इट डजंट मैटर कि आप वहां पे कौन कौन सी फैसिलिटीज यूज करना चाहते हो, सभी कुछ आपके लिए ओपन हो जाएगा बाय यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर जो एजुकेटर्स हैं, इंडिविजुअल एजुकेटर्स जो हैं, वो तो आपके वीकली और मंथली टेस्ट लेते ही हैं। टेस्ट सीरीज is over and above that. Other than that, which makes it a very premium offering, Unacademy Plus, is there are doubt discussion sessions जहाँ पर बच्चे doubts upload करते हैं and teachers can actually discuss their doubts with them, और वहाँ पे उनको जो प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्व कर सकते हैं। This I think is very important for any person who is preparing for JEE kind of examination, क्योंकि अगर आप 10 सवाल करते हो तो उसके अंदर से कम 2-3 सवाल ऐसे निकल के आते हैं जिनके सॉल्यूशन निकालने में हमें दिक्कत आती है और उनका जो अप्रोच है वो समझने में दिक्कत आती है, ठीक है। सो यहाँ पर बच्चों अगर आपको ये सारी फैसिलिटीज अवेल करनी है और आपको यहाँ पर अगर और भी टीचर्स है जिनसे पढ़ना है, तो अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म जो है बच्चों, उसके ऊपर 40-50 टीचर्स ऑलरेडी JEE का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड यहाँ पर किस लेवल तक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है ये। सारे ही बच्चे और सारे ही टीचर्स इसे प्रिफर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने भी देरी नहीं करना चाहिए बच्चों। यहाँ पर जल्दी ज्वाइन करने का ये फायदा होगा कि आपकी लाइव क्लासेस वहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी और आपका बैकलॉग नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको बैकलॉग क्लियर करने में थोड़ी सी देर लग सकती है। ऑल्दो वहां पर टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है कि आपको वहां पर सारे सेशंस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे, लेकिन अर्लियर द बेटर डेफिनेटली, ठीक है। तो यहां पर बच्चों आपको बस एक ऐप डाउनलोड करनी है अनअकैडमी की। अगर आप वेबसाइट पर हो तो वेबसाइट पे जा सकते हो unacademy.com/plus पर, ताकि आप ये पर्टिकुलर ऑप्शन एक्सप्लोर कर पाओ प्लस वाला। यस, वहां पर एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों IIT JEE के लिए, और यहां पर आपको अलग अलग ऑप्शंस भी मिलेंगे। अगर कोई बच्चा ट्राई करना चाह रहा है तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ट्राई कर सकता है, बट इट इज नॉट सजेस्टेड, क्योंकि 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है उसका कॉस्ट लगभग आपको पड़ेगा 5000 रुपीज पर मंथ, ठीक है।
जबकि आप अगर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, हम ही टीचर से पढ़ना है, अगर आपको और भी कोटा के और दिल्ली के ऑसम टीचर्स से पढ़ना है तो आपने 12 मंथ का या फिर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ऑप्ट करना चाहिए, जहां पर आपको पर मंथ कॉस्ट जो है 2000 रुपए से भी कम पड़ती है आफ्टर यू यूज जेई लाइव कोड। ठीक है, सो इट्स दैट फाइनेंशियली गुड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखते हो तो जेई लाइव कोड जो है ये हमारी टीम का कोड है जो आपको 10% डिस्काउंट दिलाता है ओवर एंड अबव वॉट एवर सब्सक्रिप्शन यू चूज टू बाय। ठीक है, तो यहाँ पर लेट अस कंप्लीट दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। यहाँ पर सारे जो बच्चे यहाँ पे नए जुड़ रहे हैं बच्चों, आपको यहाँ पर अनअकैडमी जेई चैनल पर तो पढ़ना ही है। ठीक है, यहाँ पर एडिशनल फैसिलिटीज के लिए बस हम यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि इट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लस, जहाँ पर आपको कंप्लीट A to Z प्रिपरेशन का मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको मोटिवेशन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, सारे ही टीचर्स के साथ आप बढ़िया तरीके से इंटरेक्ट कर पाओगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाई अनअकैडमी प्लस इज अ प्रिफर्ड प्लेटफॉर्म। लेकिन यहाँ पर भी चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी जैसे अभी तक चलती आई हैं, बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में। तो आपको अगर करना है, यहीं पर करना है तो वी आर विथ यू, है ना, बिकॉज वी आर डेफिनेटली क्रिएटिंग अ रिवॉल्यूशन एंड यू आर पार्ट ऑफ इट बच्चों। ठीक है, हमारी फैमिली जो इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई है उसके पीछे डेफिनेटली आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन विद द होमवर्क डिस्कशन, है ना। तो लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चंस बच्चों मैंने दिए थे और मैं बहुत खुश हुई देख के कि आपने इतने बड़े बड़े आंसर्स भी कमेंट में लिख के बताएं। ठीक है, अदरवाइज लिखना भी काफी मुश्किल होता है उन ऑप्शंस को, इतना मुश्किल है वो। लेकिन पहला वाला क्वेश्चन जो था उसमें ऑप्शंस थे हमारे पास में, तो यहां पर बच्चों ने इसका डी आंसर बताया था, काफी सारे बच्चों ने इसका डी आंसर बताया था, विच इज एक्चुअली करेक्ट आंसर ऑल्सो। तो यहां पर सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका जल्दी से। यस, देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपको एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करना होगा ताकि आपको क्वेश्चन दिखाई दे कि किस फॉर्मेट में चेंज होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर हमने बच्चों एक स्पेशल टाइप पढ़ा है, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ई की पावर x ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, वो डायरेक्टली इंटीग्रेट होकर आंसर कितना निकल के आता है आपका e की पावर x इंटू एफ एक्स, ई की पावर x इंटू एफ एक्स। ये हमने कब किया था, ये हमने सेकंड लेक्चर में किया था जब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा था। ठीक है, तो ये एक्चुअली उसका क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले आपको सब्स्टिट्यूशन का स्टेप करना होता है। ठीक है, ऑलराइट, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन का स्टेप कौन सा करेंगे बच्चों, यहां पे ध्यान से देखो, सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है, अगले वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है। तो जस्ट टू सेव टाइम एंड टू प्रोसीड विद द न्यू कंटेंट, आई हैव द सॉल्यूशन विथ मी, ताकि मैं आपके साथ जल्दी से डिस्कस कर पाऊं कि इसका सॉल्यूशन हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए था। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर क्या दिक्कत देने वाली बात लग रही है बच्चों आपको, log x थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो मैं तो सोच रहा हूं log x को ही t डालते हैं। ठीक है, मेन अप्रोच कहां से स्टार्ट होगी हमारी, हम चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थॉट आ रहा है कि log x मतलब ln x को ही t डाल दिया जाए। ठीक है, लेकिन अगर ln x को t डालता हूं तो यहां पर बड़ा वाला ब्रैकेट तो पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन dx का क्या करेंगे। अब dx को हैंडल करने के लिए मुझे यहां पे डिफरेंशिएशन करना होगा, तो मैंने पहले क्या किया है, यहां पर x की वैल्यू निकाल ली e की पावर t और फिर उसको डिफरेंशिएट किया ताकि मुझे डायरेक्टली दिख जाए कि dx कितना आएगा, e की पावर t dt आना चाहिए। ठीक है, ये वाला स्टेप समझ में आ रहा है। द फर्स्ट स्टेप इज द सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप, यहां पर ln x को t लेने से फायदा होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर देखो अब नेक्स्ट स्टेप जो आपकी स्टार्ट हो रही है, वहां पर यहां से x हट चुका है और पूरा का पूरा एक्सप्रेशन t के टर्म्स में आ चुका है। ठीक है, तो यहां पर ln x था, अभी t आ गया, यहां पे ln x था, यहां पे t आ गया। ठीक है, यहां जो dx था वो पूरा का पूरा e की पावर t dt बन चुका है। आ रही बात समझ में। तो जैसे आप ये एक्सप्रेशन देखते हो जहां पे e की पावर t आ गया है और साथ में एक ब्रैकेट है, तो हमें खुशी मिलती है क्योंकि हमने ये वाला टाइप पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला टाइप में हमने क्या बोला है, e की पावर t को तो बाहर रहने दो और अंदर वाला जो ब्रैकेट है उसको समहाउ 2 अलग अलग पोर्शन से ब्रेक करने की कोशिश करो ताकि आपको क्या मिले, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स मिले। ठीक है, ये हमारा मेन टारगेट होता है यहाँ पे। तो अच्छा ठीक है, यहाँ पे अंदर बचा क्या है, मेरे पास न्यूमरेटर में बचा है t माइनस 1 का स्क्वायर, उसको ओपन कर लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 ऐसा आएगा। नीचे वाला जो ब्रैकेट है अभी उसको मैंने होल्ड पे रखा है, उसको मैंने 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसा ही लिखा हुआ है अभी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो अब यहां पर मैं क्या सोचता हूं कि ऐसा करते हैं, 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। अब ये बच्चों आपको प्रैक्टिस कर करके आएंगी चीजें समझ में, ऐसे प्रैक्टिस करके आपको क्वेश्चंस दिखने लगेंगे कि हाँ ठीक है, इस प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे तो हमें पक्के से एफ एक्स और एफ डैश एक्स मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या सोच रहा हूं कि ऐसा करते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 वाला पोर्शन अलग निकाल लेते हैं और माइनस 2t वाला पोर्शन अलग कर देते हैं। तो टी स्क्वायर प्लस 1 के नीचे डिनोमिनेटर अलग से आ गया आपका और माइनस 2t के नीचे डिनोमिनेटर आपका अलग से आ गया। ये करने से फायदा क्या हो रहा है, पहले वाला जो फंक्शन बना है वो क्या बन गया, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। 1/1 प्लस टी स्क्वायर आपको जो पहला फंक्शन बना है उसको एक बार डिफरेंशिएट करके देखो, खुशी मिलेगी आपको पक्के से। ठीक है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने से वाकई वही बनता है जो आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, -2t/1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर यही बनेगा।
और क्योंकि यही बनेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर आंसर क्या होने वाला है, e की पावर t इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर होता है तो e की पावर t इंटू एफ टी, सॉरी e की पावर x इंटू एफ एक्स, ऐसा आंसर आता है। लेकिन हमारा पूरा जो सिचुएशन है t से रिलेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, e की पावर t इंटू एफ टी हो जाएगा, e की पावर t इंटू एफ टी। यहां पर भी थोड़ा सा करेक्शन रिक्वायरमेंट है मेरे ख्याल से, इसको मैंने एफ टी बोलना चाहिए और इसको एफ डैश टी बोलना चाहिए, ठीक है। अभी ठीक है, एफ टी एंड एफ डैश टी आ रही बच्चों बात समझ में सबको, है ना। तो यहां पर आपका आंसर कितना हो गया, e की पावर t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। बस t की जगह आपको फाइनल आंसर डालना है, e की पावर x की जगह क्या लिखना चाहिए आपने, सॉरी e की पावर t के प्लेस में क्या लिखना चाहिए आपने, x लिखना चाहिए, x लिख दिया। और यहां पर t के प्लेस में क्या लिखना चाहिए आपने, t के प्लेस में आपने ln x लिखना चाहिए, ln x लिख दिया। तो x अपॉन 1 प्लस ln x का स्क्वायर प्लस c, ये आपका डी ऑप्शन में लिखा हुआ आपको दिख रहा है क्या, यस, डी ऑप्शन में x अपॉन 1 प्लस ln x का स्क्वायर, यही आपका आंसर है। सारे बच्चों ने बताया था यहाँ पे डी, यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑलराइट। तो यहां पर मेरे ख्याल से काफी सारे बच्चे जो हैं, आप समझ में आ गया शिवम को, ऑलराइट। काफी सारे बच्चे जो है मेरे ख्याल से रेगुलरली हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो शायद इन्हें पता नहीं है कि कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए 11th के लिए, 12th के लिए। तो बच्चों इसी वजह से हमने यहाँ पर एक अलग से सेशन लिया हुआ है जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर IIT JEE। वो एक सिंगल वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको उसके अंदर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के इंपॉर्टेंट बुक्स पता चल जाएंगे। सो आई वुड एडवाइस कि आप इस लेक्चर के बाद में वो वीडियो एक बार गो थ्रू कर लो, ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि कौन कौन सी बुक्स फॉलो करने में आपको फायदा होगा अगर आप अभी JEE की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो, ठीक है, ऑलराइट। तो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने होमवर्क में दिया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इससे लंबा है, एक पेज में उसका सॉल्यूशन आएगा नहीं, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा बहुत ही यहां पर अच्छे तरीके से। यहां पर ध्यान से सुनते जाओ। बच्चों ने इसका आंसर लेकिन बताया था मुझे, यस, देखो क्या हो रहा है यहां पे। ये क्वेश्चन दिया था इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू थीटा इंटू ln ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अच्छा बच्चों, आपको अगर थोड़ी भी दिक्कत हो रही है समझने में तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि आपको ये सारे नोट्स कहाँ मिलते हैं, डाउनलोड करने के लिए मिल जाता है आफ्टर द लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो ये सारा सॉल्यूशन आपके पास होगा, आराम से इसको बैठ के पढ़ोगे तो आपको समझ में तो आ ही जाएगा, ठीक है। यहां पर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश पूरी की है आपको, ठीक है, ऑलराइट। लेकिन धीरे धीरे आएंगी ऐसी सब बातें समझ में, है ना। तो यहां पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने से पहले क्या यहाँ पे हम सोच पाएंगे कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। यहाँ पर cos 2 थीटा लिखा हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। cos 2 थीटा क्या लिखते हैं हम, cos 2 थीटा को लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहां पर क्योंकि आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो यहां पर आप क्या लिखोगे इसको, cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये वाला थॉट तो सारे बच्चों के दिमाग में आना चाहिए, है ना, कि cos 2 थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये तो बहुत पहले से करते आए हम। अब जैसे आप ये लिखोगे और इसके आगे लॉग में वो टर्म अगर लिखी हुई दिख रही है आपको, तो क्या यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड दिमाग में आती है आपके, क्योंकि आपने अगर cos थीटा माइनस साइन थीटा को लेटर से t सब्स्टिट्यूट किया, cos थीटा माइनस साइन थीटा को अगर आपने t सब्स्टिट्यूट किया तो उसका डेरिवेटिव सोचो कितना आएगा, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉमन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये टर्म किसके साथ दिख रहा है आपको, डी थीटा के साथ में दिख रहा है। लेकिन अगर आप cos थीटा प्लस साइन थीटा को t सब्स्टिट्यूट करोगे, अगर आप cos थीटा प्लस साइन थीटा को t सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये भी किसके साथ लिखा हुआ है, डी थीटा के साथ में लिखा हुआ है। इसका मतलब यहां पर ये दोनों चीजें अलग अलग करके अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाना चाहिए क्वेश्चन ने। आ रही बात समझ में, यस, वेरी गुड। तो देखो यहां पर इसी तरह से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले मैंने क्या किया है, लॉग वाली प्रॉपर्टी से डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया, मतलब अपॉन में जो क्वांटिटी थी m बाय n उसको सेपरेट कर लिया, ठीक है। cos 2 थीटा भी वहीं पर है, log ऑफ m बाय n लिखा हुआ था, उसको log ऑफ m माइनस log ऑफ n में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और क्या किया, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दो अलग अलग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है। तो ताकि एक को तो हैंडल कर ले, एक को हैंडल कर लेंगे फिर दूसरे को हैंडल कर लेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आराम से। तो यहां पर पहले वाले को हैंडल करना स्टार्ट करते हैं। पहले वाले के अंदर क्या लिखा है मैंने, cos थीटा प्लस साइन थीटा वाला लिया है, अगले वाले में cos थीटा माइनस साइन थीटा लिया है, ठीक है। ऐसे दो अलग अलग इंटीग्रल्स में कैलकुलेट करने वाला हूं। तो इसको मैंने I1 नाम दिया, ये जो पहला वाला है इसको मैंने I1 नाम दिया और इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। दूसरे वाले को बाद में देखेंगे, अभी टेंशन लेने की उसकी जरूरत नहीं है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, cos 2 थीटा के साथ में log के अंदर cos थीटा प्लस साइन थीटा लिखा है। यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा आपको कि cos थीटा प्लस साइन थीटा को t डालने से फायदा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप अगर बाहर एक्सपेंशन करना स्टार्ट करते हो, ठीक है, आप cos 2 थीटा को लिखो, स्क्वायर वाला फॉर्म है उसको फैक्टराइज करो, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, जो cos थीटा प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव है
वो हमने इस साइड लिखने की जगह डी थीटा के साइड में लिख दिया, ताकि हमें पता चले कि ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन डी टी में कन्वर्ट हो सकता है अगर मैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को टी डालने की कोशिश करता हूं तो बिल्कुल करना चाहिए हमने कोशिश। ठीक है, क्या करना चाहिए हमने यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को टी डालने की कोशिश करना चाहिए। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अगर टी होता है तो डेरिवेटिव देखो इसका क्या होगा, एग्जैक्टली वही होगा जो यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है हमें। ठीक है, एग्जैक्टली वही होगा जो हमें यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, तो बहुत ही बढ़िया हो गया ये तो। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर क्योंकि ये cos थीटा प्लस साइन थीटा को t डाला है तो ये छोटा हो जाएगा। वैसे ये भी cos थीटा प्लस साइन थीटा ही लिखा हुआ है तो ये भी छोटा हो जाएगा, तो t ln t बचेगा, t ln t बचेगा बस। ठीक है, और ये पूरा का पूरा किस में कंप्रेस होने वाला है, ये पूरा का पूरा dt में कंप्रेस होने वाला है। इससे बढ़िया एक्सप्रेशन क्या बन सकता है? ठीक है, तो नेक्स्ट आपको ये करते आना चाहिए कि आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर अगर t ln t बचा है तो क्या यहाँ पे डायरेक्टली बाय पार्ट्स दिख रहा है बच्चों आपको? ये सबसे सिंपल वाला टाइप है बाय पार्ट्स का, जहां पे आपको दो अलग अलग फंक्शन ऑलरेडी दिख रहे होते हैं। तो फर्स्ट सेकंड कैसे नोट करना होता है हमें, आइलेट रूल से करेंगे। ठीक है, एल पहले आएगा, अलजेब्रिक बाद में आएगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। फॉर्मूला तो याद करा दिया था बच्चों मैंने आपको, क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, वही बात यहां पे लिखी हुई है, क्या चेक कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब 1/t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब टी स्क्वायर बाय 2 dt। इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यहां पर कहानी खत्म हुई नहीं है, क्योंकि ये तो I1 का सॉल्यूशन है बच्चों, ये तो I1 का सॉल्यूशन है, अभी I2 स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर अगर आप t तक आ गए हो, ठीक है, ये वाले एक्सप्रेशन तक अगर आप आ गए हो, तो अब मैं केवल आपको थोड़ा कुछ ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा हूं, ध्यान से सोच के बताना। अगर मैं I2 को उठा के सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, अगर मैं I2 को उठा के सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा तो ये वाला ब्रैकेट तो वैसे ही ओपन होगा जैसे ये ओपन हुए सारे। ठीक है, cos 2 थीटा की जगह तो यही सब आएगा, लेकिन क्योंकि मैं यहां पे cos थीटा माइनस साइन थीटा को t लेना चाहूंगा, क्योंकि लॉग के अंदर बड़ी टर्म है उसको छोटी बनाना है, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा को अगर मैं यहां पर t लेने की कोशिश करूंगा तो होगा क्या, आपका जो डेरिवेटिव वाला स्टेप आएगा वो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा तो आएगा ही, लेकिन माइनस cos थीटा आएगा, है ना। जब यहां पे खुद से साइन के आगे माइनस आ जाएगा तो यहां पे भी माइनस cos थीटा आ जाएगा। माइनस अगर कॉमन निकाल लोगे तो आपको क्या मिलेगा, दोनों क्योंकि माइनस थे तो आपको मिलेगा यहां पे माइनस के साथ में cos थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस के साथ में cos थीटा प्लस साइन थीटा। और अच्छी बात क्या है, यहां पे भी एक माइनस है, तो ये माइनस ऐसा करते हैं, पहले अंदर दे देते हैं और इसको कर देते हैं प्लस, ताकि वो माइनस वाला झंझट भी टेकन केयर ऑफ हो जाए। क्लियर है। लेकिन जैसे ही बच्चों आप ये सब सोचते हो, आपके सब्स्टिट्यूशन के बाद में क्या आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर भी t ln t ही बनने वाला है। जो I2 है, I2 को जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे और आप यहां पर cos थीटा प्लस साइन थीटा को t डालोगे और आपने अगर माइनस भी अंदर इंक्लूड कर दिया है तो यहां पर एग्जैक्टली t ln t ही बनने वाला है, सॉल्व करके देखना। ठीक है, तो अगर ये भी t ln t ही बना है तो इसका आंसर भी यही आना चाहिए जो बक्से में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका t अलग है, इसका t कुछ और है, ये वाले का सॉल्यूशन का t कुछ और है, लेकिन फॉर्मेट t के फॉर्मेट में तो सेम आएगा आंसर। ठीक है, ऑलराइट, तो इसका मतलब मैं अब यहां पे दोनों चीजों को ऐड कर सकता हूं, I1 और I2 को ऐड कर सकता हूं। ठीक है, यहां पर पहले I1 के अंदर t के प्लेस में क्या डालूंगा मैं, cos थीटा प्लस साइन थीटा, लेकिन I2 के लिए t के प्लेस में क्या डालूंगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऑलराइट, ऐसा कुछ यहां पर आपको करना होगा। अगर आप ऐसा करोगे तो देखो क्या आने वाला है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास ब्लू वाला क्या है, I1 का आंसर है। ठीक है, क्या है यहां पे टी स्क्वायर बाय 2 ln t माइनस टी स्क्वायर बाय 4, कहां से आया ये, यहां लिखा हुआ था मैंने टी स्क्वायर बाय 2 ln t माइनस टी स्क्वायर बाय 4। क्लियर है, उसके t के प्लेस में क्या डाल दिया मैंने, cos थीटा प्लस साइन थीटा डाल दिया। और क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि I2 का भी इंटीग्रेशन फॉर्मेट वाइज सेम आएगा, बस t के प्लेस में दूसरी वैल्यू डालनी है, तो यहां दूसरी वैल्यू डाली हुई है आपकी cos थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है, cos थीटा माइनस साइन थीटा थ्रू आउट अगर मैं डालता हूं तो मेरे पास इतना बड़ा एक I का आंसर आ जाता है, विच इज I1 प्लस I2। यस, क्लियर हो रहा है। तो ये क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करके नहीं लाया होता तो शायद हमारा आधा घंटा निकल गया होता इसके अंदर, लेकिन अब मेरे ख्याल से आप बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा ये देख के कि करने लायक था ये क्वेश्चन, है ना, लेकिन लेंदी था, ये क्वेश्चन लेंदी है। ठीक है, यहां पर आपको स्टेप्स बचाई नहीं जा सकती कुछ भी करके। ठीक है, इतने स्टेप्स आपको करने ही पड़ेंगे। ऑलराइट, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां तक आ गया हमें।
अब लास्ट स्टेप अगर करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज ये आंसर है आपका, ये आई का आंसर आ गया। इस आंसर में कहीं पर भी इंटीग्रेशन का साइन दिख रहा है क्या? इस वैल्यू में कहीं पर भी इंटीग्रेशन का साइन नहीं दिख रहा है, मतलब यही आपका आंसर है, ठीक है। लेकिन इसको एक दो स्टेप और सिंप्लीफाई करके आप बेटर बना सकते हो और इस टाइप से कुछ एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? उसके लिए यहां पे आपको होल स्क्वायर ओपन करना है बस, ठीक है। या होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा आपके पास? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, साथ में कितना आएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साथ में कितना आएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है? साइन 2 थीटा होता है। कितना होता है? साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। तो साइन 2 थीटा यहां पे बनने वाला है। वैसे यहां पर भी साइन 2 थीटा बनेगा, लेकिन इस बार कैसा आएगा? -2 साइन थीटा आएगा। इस बार -2 साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो यहां पर +2 साइन थीटा, यहां पे -2 साइन थीटा। अगर साइन थीटा बाई 2 कॉमन निकालता हूं मैं, साइन थीटा बाई 2 तो है दोनों में, साइन थीटा बाई 2 अगर कॉमन निकालता हूं मैं, तो मेरे पास लॉग के अंदर क्या बचेगा? एक प्लस साइन के साथ में ये बचेगा और एक माइनस साइन के साथ में ये बचेगा। इसलिए लॉग की प्रॉपर्टी से ऐसा आप इसको कंप्रेस कर सकते हो। वैसे ही आप यहां पे और देखो, यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वजह से 1 और 1 आया था। दोनों जगह जो 1 आया था वो वाले लॉग फिर से मर्ज होंगे। वो वाले लॉग अगर मर्ज होंगे तो क्योंकि दोनों प्लस साइन के साथ में, तो लॉग ऑफ m इंटू एन होगा। लॉग ऑफ m इंटू एन होगा, इसलिए यहां पर कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस 2 थीटा। क्लियर हो रहा है? और ये जो लास्ट वाले दोनों हैं, इनको मर्ज करके तो कांस्टेंट ही आने वाला है, क्योंकि जो वेरिएबल वाला टर्म आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बड़ा सा सॉल्यूशन है, इसको अच्छे से नोट्स डाउनलोड करना और पढ़ के देखना। जिन बच्चों ने इसका आंसर दे दिया था, वेल डन, ठीक है, बहुत बढ़िया किया बच्चों आपने। आई वॉज एक्चुअली एबल टू फाइंड दीज आंसर्स इन कमेंट सेक्शन एंड दैट मेड मी वेरी हैप्पी, ठीक है। ऐसे ही बच्चों मेहनत करते रहो तो आपको यहां पर सारा ही कंटेंट क्लियर हो जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप यहां पर अच्छे क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों को? आज का कंटेंट स्टार्ट करें फिर, अब नया कुछ है ना। आज हमें डिस्कस करना है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस का डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन समझाना मतलब वाकई थका देने वाला काम था, ठीक है। चलो, लेकिन हमने कर लिया है इसका सॉल्यूशन। बच्चों आराम से करके देखना है इसको, अगर नहीं आया अभी तो, है ना। लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पर डिस्कशन क्या चल रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हमारा आज का मेन टॉपिक है, जिसको हम समझ के ही छोड़ेंगे, ठीक है। यस अमन, क्या पूछना चाह रहे हो? साइन 2x पे क्या करना है? अच्छा, अनिकेत पूछ रहा है। हाँ बेटा अनिकेत, अटेंड करके देखो, आपको कुछ भी अगर मिसिंग लगता है तो बता सकते हो। यहां पर सब कुछ कवर हो रहा है, क्लियर है। इशू डरने की बात नहीं बेटा, हाफ ऑफ द टाइम गॉन नहीं है, अभी तो 1/3 ऑफ द क्लास गॉन है ना। अभी तो 20 ही मिनट हुए हैं, बहुत टाइम बचा है अभी हमारे पास में, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, जैसे यहाँ पे एक बच्चा बोल रहा था स्टार्टिंग में, इट इज नॉट वियर्ड, इट इज सिंपल, ठीक है। तो आपको एक आइडिया देने की कोशिश करता हूं कि पार्शियल फ्रैक्शंस मतलब एक्चुअली करना क्या है। वैसे तो नाम से बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, कोई तो फ्रैक्शनल क्वांटिटी होगी, उसको इंटीग्रेट करना होगा शायद, ठीक है। कोई तो फ्रैक्शनल क्वांटिटी है, लेकिन वो थोड़ी सी बड़ी फ्रैक्शनल क्वांटिटी है, उसको पार्शियल कर देंगे। उसको पार्शियल कर देंगे मतलब क्या कर देंगे? छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि छोटी वैल्यूज को इंटीग्रेट करना आसान होता है, बड़े फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करना आसान नहीं होता है। दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, एक कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन करके देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन आपको कभी मिलेगा नहीं एग्जाम में, है ना, लेकिन तब भी एक बेसिक कंसेप्ट क्या होता है समझने के लिए यहां पर हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर कोई बोलता है इंटीग्रेट करके बताओ 1/x+1 × x+2, क्लियर है। इज आर डी शर्मा इनफ? हाँ, अगर आप जेई एडवांस वाली बुक कर रहे हो तो इट इज इनफ डेफिनेटली। सीबीएसई वाली बोर्ड्स की बुक मत कर लेना, आर डी शर्मा की। अगर इस क्वेश्चन को बच्चों आपको सॉल्व करना है तो देखो क्या हो रहा है। यहां पर आप ऐसा सोच सकते हो कि ये जो एक फ्रैक्शन है, ये बड़ा फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन है ये थोड़ा सा बड़ा है। ऐसा करते हैं कि इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको दो पार्ट्स में कैसे ब्रेक कर रहा हूं मैं? इंटीग्रेशन के अंदर लिख रहा हूं 1/x+1 माइनस 1/x+2। तो आप पूछोगे सर ये कैसे लिख दिया? लेकिन तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर कम से कम नहीं तो 60-70% जनता होगी जो इस बात को समझ लेगी कि हाँ यार ये ठीक लग रहा है, ठीक है। चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप रिवर्स में जाके सोच सकते हो। आप रिवर्स में जाके सोच सकते हो कि हाँ जो अभी ब्लू में लिखा हुआ है वो ब्लैक वाले एक्सप्रेशन के बराबर है। सही है क्या? अच्छा यहां पे प्रिंस बोल रहा है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओहो, मैं तो ऐसे लिख दिया था x+1 x+2।
हाँ हो सकता है ना, सबसे सिंपल क्वेश्चन है लाइफ का, तो ऐसा हो सकता है कि एनसीईआरटी में हो। एनसीईआरटी में वैसे ही सारे क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, सोचो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पर आपने जैसे इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया, 1/x+1 माइनस 1/x+2, ठीक है, तो क्या अभी इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर पाओगे क्या? डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, 1/x+1 का इंटीग्रेशन ln of x+1 हो जाएगा, वैसे ln of x+2 हो जाएगा। तो यहां पर आपने क्या फायदा उठाया, आपने एक फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर दिया, दो छोटे छोटे फ्रैक्शंस में ब्रेक कर दिया जिनका इंटीग्रेशन करना आपको आता है। आई बात समझ में? क्वेश्चन सिंपल बन रहे हैं अभी, है ना? तो कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं इंटीग्रेट अगर ब्रेक कर लेता हूं तो ऐसा लिख सकता हूं इसको, और इसका आंसर हमें याद है ऑलरेडी, ln ऑफ मॉड के अंदर x+1 माइनस ln के अंदर मॉड के अंदर x+2 प्लस सी। अब चाहो तो आप इसको कंबाइन करके एक सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, ln के अंदर x+1 अपॉन x+2 प्लस सी। ठीक है, जो यहां पर काफी सारे बच्चे मुझे चैट में लिखते हुए दिख भी रहे हैं, log ऑफ x+1 माइनस log ऑफ x+2 प्लस सी। यस समीर, बिल्कुल सही बोल रहे बेटा आप, है ना? अभिषेक, अमन, शिवम, काजल, यस वेरी गुड। शबनम भी बता रही है आंसर, वेरी गुड। वैष्णवी एक लॉग लिखना भूल गए शायद आप, लॉग भी आएगा। ऑलराइट, गुड गुड, आई सी दैट यू आर एबल टू। अच्छा, एक बच्ची बोल रही है आई एम इन रेस्ट ऑफ द 30% जनता। अरे कोई बात नहीं, अभी दिख रहा है क्या? अभी सारे बच्चों को दिख रहा है कि इस पोर्शन को दो पोर्शन में ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने आपको आगे नहीं पढ़ाया तो आप इस टाइप के क्वेश्चन और ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब यहां पर कुछ सीखने की जरूरत है। ये जो इंट्यूजन आ रहा था हमें कि हाँ यार ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो सकता है, ये इंट्यूजन हर बार काम करने वाला नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, ओहो क्या हो गया, हाँ ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है क्या कोई बच्चा? ऐसे इंट्यूजन से कर सकता है क्या? 1/x+1 x+2 x+3, क्या क्या यहां पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर डाल दिया नीचे। पहले केवल x+1 x+2 था तो हमें लगा ये तो आसान चल रहा है सब कुछ, x+3 भी डाल दिया उसके अंदर। यस, अगर उसके अंदर x+3 भी डाल दिया तो अब हम केवल सोच नहीं सकते, हमें कोई एक मेथड चाहिए होगा, और मेथड अगर मिलेगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो दिक्कत है। आ रही बात समझ में? यहां पर मेथड पढ़ना जरूरी है, अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। ठीक है, अजीत पूछ रहा है सिंगेज इनफ है क्या? हाँ बेटा बिल्कुल इनफ है ना? आई वुड सजेस्ट बुक का डिस्कशन बेटा आप वीडियो उस पे वीडियो वाले लेक्चर पे जाके करो, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां पे केवल मैथ्स की नहीं, वहां पे आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी डिस्कशन मिल जाएगा, तो आपका टाइम काफी बच जाएगा। ठीक है, और गाइडेंस भी अच्छा मिल जाएगा आपको वहां पे। तो इसका मतलब अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करना है बच्चों, तो आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा, और जो सीखना है उसी को हम क्या टॉपिक बोलते हैं? पार्शियल फ्रैक्शंस। हाउ कैन आई ब्रेक दिस सिंगल बिग फ्रैक्शन इनटू स्मॉलर पार्शियल फ्रैक्शंस? ये कैसे करते हैं, हमें वो सीखना है। ठीक है, और वो अगर आपने सीख लिया तो आपसे इस टाइप के हर क्वेश्चन बन जाएंगे बड़ी आसानी से, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते, क्योंकि यहां पे इंटीग्रेशन कितना आसान है। देखो यहां पर आप क्या बोलोगे, इंटीग्रेशन करना है ना, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन बन गए, लॉग वाला आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये करना आसान है। कभी कभी क्वाड्रेटिक आएगा नीचे तो tan इनवर्स वाले आंसर आ जाएंगे, या दूसरे वाले फॉर्मूले लग जाएंगे, लेकिन चीजें छोटी होती है तो आसान होती है, तो छोटी हम चीजें करना चाह रहे हैं यहाँ पे। यस, तो पार्शियल फ्रैक्शन का आप यहाँ पे कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस में हम बच्चों करेंगे क्या? हम पहले तो ये देखते हैं कि ये कब लगता है। तो जब भी आपके पास में समथिंग अपॉन समथिंग, जब भी आपके पास में रैशनल एक्सप्रेशंस होगा px अपॉन gx फॉर्मेट का, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के बारे में सोचोगे। ठीक है, जब भी आपके पास में रैशनल एक्सप्रेशन होगा तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के बारे में सोचोगे। ठीक है, अच्छा अब यहां पर px अपॉन gx जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसके ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपने पहले देखना चाहिए कि px और gx का डिग्री कैसा है। डिग्री मतलब बात समझ में आ रही? जैसे कि ये 2 डिग्री है क्वाड्रेटिक, ये 3 डिग्री है क्यूबिक, या फिर ये 4th डिग्री है, ये 5 डिग्री है। यहां पर आपका हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है px में और gx में, ये आपको पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास क्या है, समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अपॉन समथिंग। ऊपर वाले का डिग्री कैसा होना चाहिए? ऊपर वाला डिग्री छोटा होना चाहिए। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन वाली मेथड लगानी है तो ऊपर वाले जो वैल्यू है पॉलिनोमियल है उसका डिग्री छोटा होना चाहिए, नीचे वाले का डिग्री ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो, अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि px का डिग्री अगर ज्यादा है तो ठीक है ना, और हाँ यहां पे px का डिग्री अगर ज्यादा है तो क्या करेंगे? ऊपर वाले का डिग्री अगर ज्यादा है तो सबसे पहला स्टेप आपको यह करना पड़ेगा कि एक्चुअल डिवीजन करो, एक्चुअली चीजों को डिवाइड करो।
डिवाइड करके क्या होगा, अगर px का डिग्री ज्यादा है, gx का डिग्री कम है, ऊपर अगर क्यूबिक है, नीचे अगर एक क्वाड्रेटिक है, तो आप डेफिनेटली उसको डिवाइड करके कोई एक क्वोशिएंट अलग निकाल सकते हो। क्वोशिएंट अगर अलग निकल जाता है तो रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इस फॉर्मेट में आप इसको चेंज करोगे। तो इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग दिस सिंगल एक्सप्रेशन, जो करना ही है, हमें किसको इंटीग्रेट करना है, px अपॉन gx को इंटीग्रेट करना है। इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग दिस बड़ा सा एक्सप्रेशन, हम क्या करेंगे, इस छोटे से rx को अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे और फिर इस fx अपॉन gx वाले एक्सप्रेशन को अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो कहानी शुरू हुई है। fx अपॉन gx ये सही होगा, ये एक्सप्रेशन सही होगा पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए अगर fx का डिग्री कम आ जाता है फाइनली। तो आपने डिवीजन अच्छे से करना है। अगर अच्छे से डिवीजन करोगे तो डेफिनेटली रिमाइंडर का डिग्री कभी भी ज्यादा थोड़ी आ सकता है। रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर लिखोगे ना बच्चों आप, है ना, जो फाइनल एक्सप्रेशन है इक्वालिटी का, वो कैसा है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो रिमाइंडर का डिग्री हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो अगर fx का डिग्री छोटा हो गया, gx का डिग्री उससे ज्यादा हो गया, तो आप ये जो सेकंड इंटीग्रल है उसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना स्टार्ट कर सकते हो। पहले वाले में तो कोई डाउट ही नहीं है, पहला वाला तो कुछ आएगा, x आ गया, 2x आ गया, 2x क्यूब आ गया, कुछ तो यहाँ पे एक बढ़िया सा नंबर बनेगा क्वोशिएंट, जो आप अलग से सॉल्व कर लोगे बड़ी आसानी से। ठीक है, इट विल बी ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। लेकिन fx अपॉन gx में क्या करेंगे, वो अब यहाँ पे हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब मेन यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, बच्चों ध्यान से सुनो। अच्छा, रोहित यहाँ पे एक बच्चा है जिसने उस क्वेश्चन मार्क का आंसर निकाल के दे दिया। ठीक है, रोहित को उस रेड क्वेश्चन मार्क का आंसर देते आ गया, कांग्रेचुलेशंस रोहित, है ना। बाकी बच्चे भी समझो यहाँ पे कि रोहित ने आंसर कैसे दिया यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट, आई थिंक काफी सही आंसर दिया है बच्चे ने, हाँ बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, ऑलराइट, चलो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या केसेस बनेंगे यहाँ पे, fx अपॉन gx क्या क्या केसेस बना सकता है। तो यहाँ पर बच्चों पूरा जो यहाँ पे केसेस में डिवाइड कर रहा हूं इस पर्टिकुलर कंटेंट में, आपको पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होते हुए दिखेगा, gx के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। gx क्या है, आपका डिनोमिनेटर। आपका डिनोमिनेटर कितने अच्छे तरीके से फैक्टराइज हो पाता है उस पर डिपेंड करेगा कि आप पार्शियल फ्रैक्शन वाली कौन सी मेथड यूज करोगे। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में हम अलग अलग यहाँ पे अब केसेस पढ़ेंगे ताकि आप यहाँ पे क्वेश्चन के साथ में उसको कंपेयर करके प्रोसीड कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहला केस तो क्या होगा कि आपने बहुत मेहनत करके fx अपॉन gx बना लिया, या फिर क्वेश्चन पहले से सिंपल था, वो px अपॉन gx की जगह fx अपॉन gx वाला ही क्वेश्चन था। ठीक है, फिर आपने क्या किया, gx को फैक्टराइज किया। gx को आपने फैक्टराइज किया तो आपको क्या दिख रहा है कि gx को फैक्टराइज करके आपके पास केवल लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं और उनमें से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो यहां पर क्या लिखा है, केस 1, व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स। व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स, मतलब अगर ये x+1 है तो ये x+2 है, ये x-3 है, ऐसा कुछ, ये सारे अलग अलग हैं, लेकिन x² वगैरह जैसी चीजें नहीं है आपके पास में। ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर केस आपका fx अपॉन gx जो होता है बच्चों, आपका fx अपॉन gx जो होता है वो डेफिनेटली इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, a अपॉन x माइनस अल्फा 1 प्लस b अपॉन x माइनस अल्फा 2 एंड c अपॉन x माइनस अल्फा 3। इस तरह से आप एक एक फ्रैक्शन अलग निकाल सकते हो। यहां पर बस आपको क्या नहीं पता है, यहां पर आपको a b c की वैल्यू नहीं पता है, उसके लिए आपको यहां पे डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ेगी, वो थ्योरेटिकली नहीं आता है, थ्योरी तो इतना ही है। ठीक है, आपके पास अगर gx बहुत बढ़िया वाला है जहां पे नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स आपको मिल रहे हैं, तो आप कुछ मत करो, a के नीचे पहला फैक्टर, b के नीचे दूसरा फैक्टर, c के नीचे तीसरा फैक्टर, अगर और एक फैक्टर है तो d के नीचे चौथा फैक्टर, और एक फैक्टर है तो e के नीचे पांचवा फैक्टर। आप ऐसा सारे फैक्टर्स अलग अलग करके बना सकते हो। ठीक है, इसकी गारंटी है कि यू विल डेफिनेटली फाइंड सम वैल्यूज ऑफ a b एंड c विच विल सेटिस्फाई दिस रिलेशन। यहां पर क्या नहीं पता हमें, fx अभी तक पता ही नहीं है, इट डजंट मैटर, fx कुछ भी होने दो, आपको यहां पे इस फॉर्मेट में चेंज करते आ जाएगा। ये हमारा केस 1 है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है, ऐसा हम कर सकते हैं। सो लेट अस ट्राई टू डू सम क्वेश्चन ताकि ज्यादा क्लैरिटी आए इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, एबीसी कैसे निकालेंगे जयंत, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा आपका। वही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, और क्वेश्चन कौन सा वाला करेंगे जहां पे हमें डाउट आया था, है ना। कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद में प्रैक्टिस तो चलती रहेगी। ठीक है, तो यहां पर आपके पास एक बहुत बड़ा सा फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हम छोटे फ्रैक्शंस में तोड़कर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बच्चों आपको देखना पड़ेगा कि ये जब भी आपके पास पार्शियल फ्रैक्शंस का क्वेश्चन आएगा, आपका ध्यान इंटीग्रेशन पे होता ही नहीं है, आपका पूरा ध्यान फ्रैक्शन के ऊपर होता है कि उस फ्रैक्शन को मैं कैसे तोड़ रहा हूं,
ठीक है। तो यहां पर इंटीग्रेशन का साइन हटा रहा हूं मैं, यहां से मुझे नहीं चाहिए अभी इंटीग्रेशन, आगे वाले पेज पे करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, मुझे ये जो एक्सप्रेशन है 1/x+1 इंटू x+2 इंटू x+3, ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है, मुझे इसको ब्रेक करना है छोटे फ्रैक्शंस में। अभी मैंने क्या देखा, यहां पर सारे के सारे फैक्टर कैसे हैं, लीनियर है और डिस्टिंक्ट है, नॉन रिपीटिंग है, कोई सा भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। x+1 एक ही बार आ रहा है, x+2 एक ही बार आ रहा है, x+3 भी एक ही बार आ रहा है। तो ये केस 1 का एग्जांपल है। तो केस 1 के एग्जांपल में हमने थ्योरी में क्या सीखा कि इस टाइप का फ्रैक्शन, फर्क नहीं पड़ता कि यहां पे ऊपर क्या लिखा है, हमेशा कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, a अपॉन पहला फैक्टर, b अपॉन दूसरा फैक्टर एंड c अपॉन तीसरा फैक्टर। आ रही है बात यहां पे समझ में सबको? यस, इस तरीके से हम यहां पे लिख सकते हैं पक्के से। अब प्रॉब्लम यह है, जैसे जैन पूछ रहा था कि यहां पे आंसर कैसे निकालेंगे एबीसी का, क्योंकि अगर एबीसी का आंसर आ गया तो मैं क्या बोलूंगा, इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग दिस सिंगल एक्सप्रेशन ट्राई टू इंटीग्रेट दीज थ्री, और इन तीनों का इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी दिख रहा है मुझे। एबीसी की बस वैल्यू फाइंड करना ही बची है। एबीसी की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं उसके बारे में सुनो। यहां पे ये जो डिनोमिनेटर ये कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो डिनोमिनेटर है इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो आपके पास क्या बनेगा, यहां पर बनेगा 1 और आपके पास a के साथ में क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा x+2 इंटू x+3। उसके बाद b के साथ में कितना आएगा, x+2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 और 3 वाला फैक्टर्स बचेंगे। और आपके पास c के साथ में कितना आ जाएगा, x+1 इंटू x+2 आ जाएगा। यहां तक कहानी समझ में आ रही है? अभी तक हमने फर्स्ट स्टेप किसकी मदद से लिखी है, यहां पर फर्स्ट स्टेप हमने स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन की वजह से लिखी है। वो तो हमने थ्योरी में सीख लिया था ना। थ्योरी में हमने क्या बोला, जैसे ही आपको यहां पे लीनियर फैक्टर्स दिख रहे हैं आप तो लिख दो, ऐसा पक्के से बनेगा। एबीसी की वैल्यू नहीं पता है, बस इतना से लोचा है यहां पे, बाकी सब ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, तो एबीसी की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, हमने बोला कि एबीसी की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब यहां पर आप क्या बोलोगे, एबीसी हमेशा ऐसे मिलेंगे कि एज एन आइडेंटिटी वर्क करेगा ये, ठीक है। आइडेंटिटी जैसा वर्क करेगा, मतलब क्या है, एलएचएस ऑलवेज इक्वल टू आरएचएस आएगा, कोई सा भी एक्स का वैल्यू डालो, एबीसी ऐसे चाहिए हमें, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, आप एक्स के कोई भी वैल्यू डाल के यहां पे आंसर निकाल सकते हो एबीसी के। दूसरा मेथड ये होता है जो बुक्स में भी कई बार दिया हुआ होता है, आप यहां पे कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हो। यहां पे अगर ओपन करोगे यहां पे तो आपको एक एक्स स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन मिलेगा सब जगह, एक एक्स वाला एक्सप्रेशन मिलेगा और एक कांस्टेंट मिलेगा। तो अब यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर क्या आया और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है, उन दोनों को कंपेयर करोगे और आपके पास एबीसी में एक इक्वेशन आएगी। फिर आप एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करोगे, एबीसी में दूसरी इक्वेशन आएगी। फिर कांस्टेंट को कंपेयर करोगे, एबीसी में तीसरी इक्वेशन आएगी, उनको सॉल्व करोगे। ये एक मेथड है, बट वी विल नॉट प्रीफर दैट मेथड। ज्यादा बेटर क्या होता है, ज्यादा आसान क्या होता है कि मैं यहां पर एक्स की अगर कोई भी वैल्यू ले सकता हूं तो ले लेता हूं ना, और मैं अपने हिसाब से अच्छी वाली वैल्यूज लूंगा। मैं वो वैल्यूज लूंगा जिसमें कैलकुलेशन करना आसान है। तो यहां पर मैं सिलेक्ट करता हूं x इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 क्यों सिलेक्ट करूंगा मैं, क्योंकि x इक्वल टू -1 डाल के देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट तो 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, बस ये वाला ब्रैकेट बचेगा, मतलब a का आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमें अल्टीमेटली करना क्या है, एबीसी के वैल्यू से तो निकालने, एबीसी के वैल्यूज यहां से आने वाले हैं बस 2 मिनट में, ठीक है। -1 डालो इस सब जगह, तो आपके पास एलएचएस में तो 1 ही बचा हुआ है। यहां पर a के साथ में क्या आ जाएगा, +1 एंड +2, तो यहां से a का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 1/2 आ गया, a का वैल्यू 1/2 आ गया। क्लियर है, -1 डालने से, -1 डालेंगे, आगे फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो 0 हो रहे हैं। क्लियर हुआ। ऐसे ही एक बार मैं सजेस्ट कर रहा हूं, x इक्वल टू क्या डालो, x इक्वल टू -2 डालो। आपको दिख रहा है कि मैं x की वैल्यूज कहां से ला रहा हूं, x की वैल्यूज में इन फैक्टर्स को देख के ला रहा हूं। यहां पे फैक्टर 0 कहां से हो रहे हैं, मैं तो वही तो ढूंढ रहा हूं बच्चों। यस विकास, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, x इक्वल टू -1, -2 एंड -3। यस चिन्मय, a इक्वल टू हाफ, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो बेटा आप, है ना। यस, अच्छा वैष्णवी यहाँ पे फाइनल आंसर बता रही है, वेरी गुड। ऑलराइट, चलो देखें यहाँ पे और क्या होगा। -2 बच्चों अगर आप डालोगे तो ये वाला a वाला टर्म और c वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b वाले वैल्यू से b वाले टर्म से हमारे पास b का आंसर निकल के आने वाला है इसका मतलब। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, 1 लिखा है आपके पास, राइट साइड में ये दोनों टर्म्स हट गए, b के साथ में क्या बचेगा, b के साथ में -2 डाल के ये बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा +1। तो b का आंसर कितना आ गया, -1 दिख रहा है सारे बच्चों को, b का आंसर आ गया यहां से -1, ठीक है। एक लास्ट c बचा हुआ है हमारे लिए, c कहां से निकलेगा, -3 डाल के निकल रहा होगा पक्के से। -3 डालेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, -3 यहां डाल के देखो और लेफ्ट साइड में 1 से कंपेयर करो, तो -3 बच्चों अगर आप यहां डालोगे तो ये हो जाएगा -2 और -3 आप अगर यहां डालोगे तो ये हो जाएगा -1, तो टोटल कितना हो जाएगा +2।
-2 एंड +1, -2 एंड -1 दोनों मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया +2। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है 1, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1/2। तो सी का आंसर कितना आने वाला है आपका, सी का आंसर आने वाला है आपके पास फिर से 1/2। बस यही तो 3 वैल्यूज थी जो आपको फाइनल आंसर बताने से रोक रही थी। क्लियर है, यही तो 3 वैल्यूज है जो आपको नहीं पता थी। अब तो आंसर निकल आएगा कि नहीं, क्योंकि यहां पे अभी तक इंटीग्रेशन तो स्टार्ट ही नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे टेंशन भी नहीं है। मुझे पता है कि जैसे ही मुझे एबीसी पता चलेंगे अगले ही स्टेप में इंटीग्रेशन का आंसर पक्के से निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास बच्चों बना क्या है, a अपॉन x + 1। a का वैल्यू कितना आया है 1/2, 1/2 अपॉन x + 1। उसके बाद b का वैल्यू कितना आया है -1 अपॉन x + 2, और c का वैल्यू आया है फिर से हमारे पास 1/2 अपॉन x + 3। अब मुझे अगर इंटीग्रेट करना ही है तो इन 3 अलग अलग वैल्यूज को इंटीग्रेट कर लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। ऑलराइट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके पास आएगा 1/2 अलग से निकल के, ये पहला वाला कितना होने वाला है ln के अंदर x + 1। उसके बाद ये माइनस अलग निकल के आएगा, ये हो जाएगा ln के अंदर x + 2, और ये अलग से निकल के आएगा हाफ, ये हो जाएगा ln के अंदर x + 3। क्लियर हो रहा है, प्लस सी और लिख दो, ये आपका आंसर आ गया। तो इंटीग्रेशन तो बच्चों यहाँ पे बहुत ही आसान होने वाला है। सर ये हमेशा वर्क नहीं करेगा, तुषार बेटा करके देखना, हमेशा वर्क करेगा। ठीक है, ये हमेशा वर्क करेगा अगर आपके पास यहां पर अगर इस तरह का अरेंजमेंट है जहां पे लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स हैं, तो 3 पार्ट्स में हमेशा ब्रेक कर सकते हो, और x के वैल्यूज डालना भी हमेशा वर्क करेगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यहां पर ये 3 वैल्यूज के अलावा और कुछ वैल्यूज नहीं डाल सकते, तो वो गलत सोच रहे हो। यहां पे अगर मैं 0 डाल रहा होता तो भी चलता, यहां पे अगर मैं 10 डाल रहा होता तो भी चलता, कुछ भी डालो आपको हमेशा करेक्ट इक्वेशन मिल रही है। ठीक है, तो अगर आपको फैक्टर्स ऐसा लग रहा है कि 0 नहीं कर पा रहे हैं 2-3 बार, तो आप दूसरी वैल्यूज डाल के यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं रहा है। ठीक है, ऑलराइट, क्लियर, वेरी गुड। चलो इजी था। विकास पूछ रहा है इंटीग्रेशन का क्विज को हुआ। हाँ, इंटीग्रेशन थोड़ा पढ़ तो लें अभी, है ना। अभी इस वीक में हम काफी कुछ इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे, तो उसके बाद में डेफिनेटली हम क्विज के बारे में सोच सकते हैं। यस ऑलराइट, कुछ आगे बोला चैनल स्टॉप मत करना, डेफिनेटली कभी नहीं हो रहा, यहाँ पर तो चली रही चीजें लाइन से। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पर आंसर आ चुका है बच्चों हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन का। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है करने का। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ABCD, लेट अस सी हमारे पास कौन सा आंसर आता है। ठीक है, x² + 1 अपॉन x इंटू x² - 1, ये हमें इंटीग्रेट करके बताना है। क्या सोचेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि इंटीग्रेशन तो बाद में, इंटीग्रेशन गया भाड़ में, हमें तो क्या करना है, हमें तो बड़े से फ्रैक्शन को छोटा बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन अलग निकालो, उसको ब्रेक करके देखो कि डिनोमिनेटर कैसे ब्रेक होगा, और फिर हम छोटे वैल्यूज बना लेंगे, फिर सोचेंगे इंटीग्रेशन कैसे होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का टेंशन अभी से मत लो। आई बात समझ में? ऑलराइट, यस ललित, शाउट आउट कर रहे हो, किस लिए? हाँ यतीन बेटा, आपके पास अगर कोई स्टडी मटेरियल तो वो भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। थोड़ा लेकिन पूरा करने की कोशिश करना, उसको आधा अधूरा मत छोड़ना। +1 - 1, +1 - 1, गुड वन। लेकिन अकरम यहां पर +1 - 1 सोच के कितना फायदा हो जाएगा, कितना फायदा हो जाएगा? आगे पीछे जाके आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन की थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, ये बात समझो। अच्छा पीयूष डेटा खत्म हो जाएगा क्लास एंड होने तक, ओहो थैंक यू देवांश। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद क्या? अरे सुजीत अभी टेंशन मत लो, अभी हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया ना, खत्म नहीं करेंगे इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन खत्म नहीं करेंगे मतलब जब तक इंटीग्रेशन खत्म नहीं होगा कुछ चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, बट आई एम थिंकिंग कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा वो वाले टॉपिक्स का एक्सपोजर होना चाहिए, है ना। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी हैवी चल रही हैं, तो बीच में से अगर आपको अगर ये मिलेगा कि काफ़ी सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे सेट रिलेशंस और मैथमेटिकल लॉजिक, जो आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वी विल डू दैट समवेयर इन बिटवीन। ठीक है, ऑलराइट तो ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ पहले। तो यहां पर इंटीग्रेशन तो मैं सोच ही नहीं रहा हूं, बाद में कर लेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है x² + 1, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है x है, और इस चीज को और फैक्टराइज कर लो। ठीक है अकरम, यहां पे एकदम से +1 - 1 में सोचने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्टली क्या करो, यहां पर मेरे ख्याल से ऐसा सोच सकते हो कि यहां पर x, अच्छा यहां पर बच्चे जो दूसरे सजेस्ट कर रहे हैं कुछ, मेरे ख्याल से उनको कुछ एक्स्ट्रा पता है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे मेथड पे ज्यादा कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो वो वाली दूसरी मेथड को भी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखो। यहाँ पर ऐसा करो, इसको x - 1 इंटू x + 1 लिखो। ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने फॉर्मेट पता कर लिया कि gx का मेन फॉर्मेट क्या है।
तो मुझे gx मतलब नीचे वाला टर्म कैसा मिला, लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स, लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स के फॉर्मेट में मुझे यहां पर आंसर मिल रहा है। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब क्या है, यहां पर ऊपर कुछ भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, इसका एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट क्या बनेगा हमेशा, a की पावर पहला फैक्टर, a अपॉन पहला फैक्टर, b अपॉन दूसरा फैक्टर, c अपॉन तीसरा फैक्टर, ऐसा हमेशा बनने वाला है। a अपॉन x प्लस b अपॉन x माइनस 1 एंड c अपॉन x प्लस 1, ऐसा आपको मिलेगा ही। क्या नहीं पता अभी हमें यहां पे, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता है बस abc की, ठीक है, यहां पर एग्जैक्ट नहीं पता है बस, ठीक है। अच्छा यहां पर पिनाकी डिनोमिनेटर बाय स्क्वायर कुछ सजेस्ट कर रहा है बच्चा यहां पे। ऑलराइट, लुक एट हियर, लुक एट दिस एक्सप्रेशन नाउ। यहां पर क्या हो जाएगा, मैंने बोला कि न्यूमरेटर में यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, डिनोमिनेटर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए यहां पे, क्योंकि लीनियर और फैक्टर्स हैं यहां पे, तो ऐसा करते हैं इसको स्प्लिट आउट कर लेते हैं जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा है, ठीक है। अब भगवान भरोसे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पक्के से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी बोल रही है, थ्योरी गलत तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो थ्योरी ने बोला है हमें कि ऐसा ये हर बार ब्रेक होता है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, उसके बाद b के अंदर आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, और c के साथ आ जाएगा आपके पास x इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला स्टेप समझ में आया सबको? इसके बाद तो बहुत ही आसान है। अच्छा बच्चे यहाँ पे आंसर बता रहे हैं, ओहो वेरी गुड वेरी गुड, ऑलराइट। तो बच्चे यहाँ पे ए आंसर बता रहे हैं, शायद अक्षर बता रहा है ए इसका आंसर, ऑलराइट। अनामिका भी ए आंसर बता रही है इसका, हेमंत ए आंसर बता रहा है, वेरी गुड सत्यम, ऑलराइट। प्रांजित, आई थिंक ए इज डेफिनेटली राइट। यहाँ पे बच्चों में बाकी बच्चों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आप बच्चों ने अच्छा कर लिया है काफी, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी एक्स की वैल्यूज डालने का टाइम आ गया है ना, एक्स की वैल्यू डालते हैं एक एक करके। यहाँ पर हमारे पास एक्स का आंसर क्या क्या डालने से अच्छा आंसर आ सकता है, जीरो अच्छा वैल्यू इसको डालते हैं। अगर एक्स की वैल्यू में जीरो लेता हूं तो क्या होगा, ये वाला ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, तो ये बी और सी को तो हटा दो, आपके पास यहां से ए का आंसर निकल के आने वाला है। जीरो डालोगे, दोनों साइड डालना है बच्चों इक्वेशन के, दोनों साइड अगर जीरो डालोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 इज इक्वल टू ए के अंदर मल्टीप्लीकेशन में -1 और 1, तो ए का आंसर आ गया आपके पास में, ए का आंसर कितना आ गया, ए का आंसर आ गया -1, ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा है, चेक कर लो एक बार, एक्स की वैल्यू जीरो डालने के बाद में ऐसे एक बार एक्स की वैल्यू डालो, क्या एक्स की वैल्यू 1 डालो, अगर x की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या होगा, x की वैल्यू 1 डाल के यहां पर बन जाएगा 2, और यहां पे क्या होगा, 1 डाल के 0 हो जाएगा, 1 डाल के c वाला भी 0 हो जाएगा, b वाला बच जाएगा। तो b के साथ में क्या बच रहा है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे b के साथ में बचेगा आपके पास में 1 डाला है ना, ऑलराइट 1 डाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 2, तो यहां से 2 कर दें कैंसिल, तो b का वैल्यू आ जाएगा आपके पास +1, सही है। और ऐसे ही आप एक बार कर लो, x की वैल्यू -1 डालने से क्या होगा, -1 डालोगे तब भी यहां पे बनने वाला 2 ही है, लेकिन इस बार क्या होगा, -1 डालने से a वाला और b वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहां पे आंसर c का निकल के आने वाला है, -1 आएगा यहां पे और वहां जाएगा -2, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर यहां पे फिर से आंसर कितना आ रहा है आपका, +1 ही आपका आंसर निकल के आ रहा है। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा +1, ठीक है। यस, क्लियर हो रहा है सबको? b इज इक्वल टू हाफ, b इज इक्वल टू हाफ क्यों होगा, हाँ संध्या चेक करें एक बार, यही होगा कुछ और होगा, आएगा यही होगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू सॉरी a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, सजल यही बता रहा है, सजल की बात मान लेता हूं मैं, है ना, क्योंकि मेरी भी बात वही आ रही है, ठीक है। a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा तो यहां पर अगर मैं डालता हूं a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, तो कितना सिंपल बन रहा है इंटीग्रेशन यहां पे, तो आंसर निकल आएगा। ये बड़ा सा फ्रैक्शन जो है इसको इंटीग्रेट करने से अच्छा है कि छोटे छोटे पार्शियल फ्रैक्शंस को इंटीग्रेट कर लिया जाए, ठीक है। तो बिल्कुल करेंगे। a का वैल्यू कितना आया, -1 के नीचे क्या लिखेंगे, x, उसके बाद b का वैल्यू आया 1, उसके नीचे क्या लिखा हुआ था, x -1, और उसके बाद क्या है हमारे पास, फिर से 1 आया, उसके नीचे लिखा हुआ था x +1, है ना, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लो और इस यहां से आपका आंसर निकल के आ जाना चाहिए। बेसिक आइडिया समझ में आ गया लगता है सारे बच्चों को। यहां पर आएगा -ln x, यहां पर आ जाएगा ln of x -1, यहां पर आ जाएगा ln of x +1, और साथ में कर दो c ऐड, और यहां पर क्योंकि फ्रैक्शंस कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन में है नहीं, तो यहां पर आप डायरेक्टली इसको कंप्रेस भी कर सकते हो, तो ये दोनों चले जाएंगे डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन में, माइनस साइन होने की वजह से ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो आपका कितना आएगा, x² -1 अपॉन x, और बच्चे बिल्कुल सही आंसर बता रहे थे यहाँ पे, x² -1 अपॉन x, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। बेसिक फंडा क्लियर हो गया सारे बच्चों को?
यस, आज के बाद में पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आता है, ये सब बोल सकते हो सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें सौरभ, यस बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले सौरभ आपको एक टाइप और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हर टाइप का हम क्वेश्चन यहां पे ट्राई करके देखने वाले हैं, ठीक है। केस 2 देखो अब क्या हो रहा है। यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, आपने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया, लेकिन यहां पर हो तो रहा है वो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि लीनियर फैक्टर्स की कुछ ना कुछ पावर्स आ रही हैं। मतलब क्या हो रहा है, लीनियर फैक्टर्स आपके रिपीट हो रहे हैं, है ना। यहां पर आपके लीनियर फैक्टर्स है तो सही, लेकिन लीनियर फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कब होगा, आराम से होगा। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के लिए पीछे मत पड़ो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल करेंगे आराम से, ठीक है। तब तक इधर उधर से काम चला लो कहीं से, है ना, बुक के सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह पढ़ लो, है ना, कुछ ना कुछ आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अभी जो टॉपिक चल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा हमारा, है ना। तो यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का भी नंबर आएगा, मेंस में तो एक्चुअली है ही नहीं, वो एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन तो पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। लेकिन ऑर्डरिंग थोड़ा सा उस तरह से किया हुआ है अच्छा देखो यहाँ पर, तो थ्योरी तो समझनी पड़ेगी बच्चों आपको, ठीक है। थ्योरी में एक बार पता कर लो कि करना क्या होता है, तो वो केस जब भी दिखेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे, क्लियर है। तो यहां पर देखो क्या सोचते हैं हम कि आपके पास अगर fx अपॉन gx है, लेकिन gx ऐसा दिख रहा है, gx ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखो कि आपको अगर लीनियर फैक्टर्स मिले तो लीनियर के ऊपर तो कांस्टेंट ही आता है, लीनियर के ऊपर कांस्टेंट ही आता है हमेशा, ठीक है। तो यहां पे लीनियर एक्सप्रेशन क्या है आपका, x माइनस अल्फा 1, इसके ऊपर तो कांस्टेंट 1 आ गया, ठीक है। अब आगे आपका लीनियर फैक्टर क्या है, x माइनस अल्फा 2, तो उसके ऊपर भी 1 आएगा, तो b अपॉन x माइनस अल्फा 2 ऐसा आएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर x माइनस अल्फा 2 नहीं है, x माइनस अल्फा 2 का होल स्क्वायर है। तो एक तो आप यहां पे ये नॉर्मल वाला बनाओगे ही, एक अल्फा स्क्वायर वाला भी बनाओगे, x माइनस अल्फा 2 के स्क्वायर वाला भी टर्म बनाना पड़ेगा, तो उस केस में कितना आएगा यहाँ पे, c अपॉन x माइनस अल्फा 2 का होल स्क्वायर। क्या चेंज है यहां पे समझ में आ रहा है आपको, अगर यहां पे पावर 2 दिख रही है तो पावर 1 वाला भी फैक्टर का एक टर्म जनरेट करो, और 2 वाले फैक्टर का भी, पावर 2 वाले फैक्टर का भी एक टर्म जनरेट करो, ठीक है। क्लियर हो रहा है। इंद्रजीत पूछ रहा है सिलेबस कब खत्म होगा, हो जाएगा खत्म बेटा, है ना, लेकिन ये कोशिश करो कि अभी कोई बैकलॉग ना हो आपका, और ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। हर बच्चे का कुछ ना कुछ बैकलॉग होता है, तो ज्यादा फोकस इस पे करो कि जितना पढ़ना हो, जितना पढ़ा के हो गया है उसमें हम 100% है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि सिलेबस तो खत्म होने वाला है, लेकिन बच्चे जब ये सोचते हैं कि सिलेबस खत्म कब होगा, मतलब उनका आधा टाइम यूजलेस बातें सोचने में जा रहा है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस खत्म कब करना चाहिए ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। आप इस पे फोकस करो कि टीचर ने जो पढ़ा दिया है वो हमें पूरी तरह से समझ में आया कि नहीं, ठीक है। दैट विल हेल्प यू इवन बेटर देन जस्ट थिंकिंग एंड सोचना कि यार सिलेबस कब खत्म हो रहा है पता नहीं, है ना, उसकी टेंशन लेना छोड़ दो। क्योंकि अगर सिलेबस पूरा पढ़ भी लेंगे तो भी आप कौन सा यहाँ पे पूरा सिलेबस प्रिपेयर करके जेईई मेंस में बैठने वाले हो, ठीक है। मुझे पता है कुछ 2-4 टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं जो बच्चे ने अभी से सोच लिए होंगे, ये तो मैं छोड़ के जाने वाला हूँ, ठीक है। तो सिलेबस खत्म करना वाली जो टेंशन है उसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ो, यहां पर जो चल रहा है सिलेबस उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। दैट वुड बी माय एडवाइस एंड दैट इज अ वेरी जेन्युइन एडवाइस, ठीक है। इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन ये बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, और यहां पर देखो, लेकिन एक और फैक्टर है हमारे पास में, x माइनस अल्फा 3, x माइनस अल्फा 3 उसकी पावर तो 3 है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर आपको इस तरीके से लेना पड़ेगा कि ऐसा लेते हैं, d ले लेते हैं कांस्टेंट, उसके नीचे x माइनस अल्फा 3 तो आएगा ही, लेकिन अब नीचे x माइनस अल्फा 3 का स्क्वायर भी आएगा और x माइनस अल्फा 3 का क्यूब भी आएगा। तो यहां पर और भी कांस्टेंट लेने पड़ेंगे, d, e और f। तो कभी गलती से भी अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया ना, तो आपको यहां पे 6 वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी, a b c d e f, 6 वैल्यूज आपको फाइंड करनी पड़ेगी, तब जाके आप यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन से इसका आंसर निकाल के बता सकते हो, ठीक है। अब यहां पे सोचो कि आपने चलो 6 वैल्यूज निकाल ली, अच्छा, लेकिन ये समझ में आया कि नहीं कि यहां पे मेन कहानी क्या है, पावर 1 से लेके जो भी उसका फैक्टर का पावर है वहां तक जाना होता है आपको, बीच में कुछ भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पे पावर 1 तक ही था इसलिए 1 तक ही गया, ठीक है। ये पावर 2 तक था इसलिए 1 भी है और 2 भी है, वो पावर 3 वाला था इसलिए 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, ओह 3 भी है, ठीक है। हाँ अंशु, थैंक यू वेरी मच, पावर 3, क्लियर हो रहा है। इस तरीके से आपको सारे टर्म्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन मैं जो डिस्कस करना चाह रहा हूं वो क्या है कि अगर यहां पे आपने चलो ये समझ लिया कि ऐसा करने से आंसर आता है, तो यहां पर आपको 6 अलग अलग वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, तो आप कर तो लोगे, मेहनत कर लोगे, भले 2 पेज लग जाएंगे लेकिन आप कर लोगे। तो अगर आपने वो मेहनत कर ली तो क्या पहले वाले का इंटीग्रेशन लिखते आएगा,
बिल्कुल लिखते आएगा, ये ln में कन्वर्ट होने वाला है। दूसरा अगर लिखते आएगा, बिल्कुल लिखते आएगा, ln में कन्वर्ट होने वाला है। यहाँ पे d वाला भी लिखते आएगा, ये भी log में कन्वर्ट होने वाला है। लेकिन ये दोनों किस में कन्वर्ट होंगे? यहाँ पे आपको पावर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, वो वाले फॉर्मूले से आपके पास इन तीनों के आंसर्स आ जाएंगे। मतलब इंडिविजुअली ये तीनों फ्रैक्शंस बहुत ही आसान है इंटीग्रेट करना। सो वी विल ऑलवेज प्रिफर इंटीग्रेटिंग 6 डिफरेंट वैल्यूज एज कंपेयर टू इंटीग्रेटिंग वन सिंगल वैल्यू। ठीक है, दैट इज द मेन लॉजिक हियर। ऑलराइट, चलो देखो यहां पर, और इसके ऊपर बेस्ड आप एक क्वेश्चन करते हैं। किसको चाहिए था क्वेश्चन? जल्दी से देखो यहां पे, देखो यहां पे ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं बच्चे सारे। आपके पास ABCD ऑप्शन भी है, आपको इंटीग्रेट करके बताना है 3x + 1 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर और x+2। यहां पे दिक्कत क्या हो गई है? x-2 जो है 2 बार आ गया, x-2 जो है वो 2 बार आ गया है आपके पास। रोहन, क्वेश्चंस अगर आपको सेंड करना है तो चैट में यहां पे बैठ सकते हो बच्चा, आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, है ना। कमेंट सेक्शन में फॉलो करता हूं, वहां पे डाल सकते हो आप। आनंद, थैंक यू आनंद। आनंद इज टॉकिंग ऑन माई बिहाफ लगता है। यहाँ पे बच्चे लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। आनंद इज सेइंग कि लाइक और शेयर करो जल्दी से। यस, डेफिनेटली यू कैन लाइक बच्चों। दैट एक्चुअली लेट मी नो कि यहाँ पे कितने बच्चे थे एक्चुअली। दिख रहा है यहाँ पे दिक्कत सारे बच्चों को? आपको क्या करना है, x-2 का स्क्वायर है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, थ्योरी में जो बोला है वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, आप सब कुछ इंटीग्रेशन वगैरह तो अभी भूल जाओ। आपके पास क्या है, 3x + 1 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर इंटू x+2 है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे कैसे इसको, यहां पर हम ऐसा कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे, a के नीचे x-2 तो आएगा ही, लेकिन x-2 का स्क्वायर भी चाहिए मुझे, तो उसके ऊपर b लिख देते हैं, और लास्ट में x+2 भी तो आना चाहिए, तो x+2 के ऊपर c लिख देते हैं। क्लियर हो रहा है यहां तक सभी बच्चों को? सब्स्टिट्यूशन को डेप्थ में एक्सप्लेन करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल रहे हैं या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन x की वैल्यूज बोल रहे हो? आई होप यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का यहाँ पे डिस्कशन कर रहा है बच्चा, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे चीजें अगर ऊपर जाएंगे तो एक x-2 कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ में आएगा x-2 इंटू x+2। उसके बाद जब मैं ये मल्टीप्लाई करूंगा तो x-2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो b के साथ में बचेगा आपका x+2, और लास्ट में c के साथ में कितना बचेगा, एक x+2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x-2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है बच्चों, यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे x ढूंढो और ABC के वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करो। यस, अच्छे x के वैल्यू कौन कौन से यहाँ पे सोच के बताओ। 2 डेफिनेटली बहुत अच्छा वैल्यू है। 2 डालने से क्या होता है, a और c 0 होता है, और 2 डालने से b का आंसर निकल आएगा। लेट अस डू इट, ठीक है। यहां पर ऐसा करते हैं, x का वैल्यू 2 डालते हैं। x का वैल्यू अगर मैं 2 डालूंगा तो यहां पे 2 डाल के कितना हो रहा है बच्चों, 5 बन रहा है क्या? नहीं 7 बन रहा है। यहां पे 2 डाल के 7 बन रहा है, और आपके पास ये 2 डाल के 0 हो जाएगा। यहां पर बनेगा आपके पास b के साथ में 4, तो आपका यहां से b का आंसर निकल आएगा। b का आंसर हो गया 7/4। बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, x = -2 भी सही है क्या? जिस बच्चे को यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन समझना था, क्या उसको समझ में आ रहा है हम कैसे वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं? हम वैसे वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं जिससे मैक्स टू मैक्स टर्म 0 बने, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान होती है, बस दैट इज द लॉजिक हियर, ठीक है। तो यहाँ पर यूजुअली हम हर ब्रैकेट को 0 करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो -2 डालेंगे तो क्या होगा, -2 डालने से a वाला और b वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो c वाले का आंसर यहाँ से निकल के आने वाला है। तो यहाँ पे -2 डालोगे तो क्या हो रहा है बच्चों, ये -5 बन रहा है LHS में, -5 बन रहा है, और RHS में क्या हो जाएगा, -2 डालने से c इंटू 16 हो रहा है शायद, देखना जरा बच्चों। यहां पर आपका c का आंसर निकल के आ जाएगा -5/16, ठीक है। 2 हमने सक्सेसफुली वैल्यूज फाइंड कर लिए, b का वैल्यू और c का वैल्यू। b का वैल्यू 7/4 एक बच्चा बता रहा है। ऑलराइट विष्णु, थैंक यू वेरी मच, सही बता रहे हो बिल्कुल। और c का वैल्यू -5/16, यस दैट इज ऑल्सो करेक्ट जयंत। यस, तो अब यहां पे कौन बच गया, कौन बच गया यहां पे? यहां पर आपका अभी a वाला वैल्यू बच गया है। a वाला वैल्यू क्यों नहीं निकल पाया, क्योंकि अभी आपने 2 डाला और -2 डाला, दोनों ने इसको 0 कर दिया। तो यहां पर कोई तीसरा वैल्यू सोच लो। तीसरा वैल्यू क्या सोचोगे, सबसे आसान वाला 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी ब्लू की इक्वेशन है, ब्लू वाली इक्वेशन में यहाँ पे x = 0 डालो, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा आपका, 1 बनेगा। राइट हैंड साइड में क्या होने वाला है, 0 डालेंगे तो a के साथ में -2 और 2, तो यहां पर हो जाएगा a के साथ में -4।
बी के साथ में क्या बनेगा, जीरो डाल के, बी के साथ में जीरो डाल के बनेगा +2। उसके बाद सी के साथ में क्या बनेगा, जीरो डाल के, सी के साथ में जीरो डाल के बनेगा आपके पास 4। ठीक है, तो यहां पे 4 बनेगा। यहां पर लेकिन बच्चों आपको क्या क्या पता है, आपको ऑलरेडी बी और सी की वैल्यूज पता है, सो लेट अस यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो यहां से ऐसा कुछ काम करते हैं, बी का आंसर और सी का आंसर उठा लेते हैं यहां से। बी का आंसर है 7/4, बी का आंसर है 7/4, और सी का आंसर कितना है, सी का आंसर है हमारे पास -5/16, -5/16, और अंदर मल्टीप्लीकेशन में है 4, यहां पर है 2। ठीक है, और यहां पर आ गया हमारे पास -4a, और इधर हो गया हमारे पास 1। यहां तक बात समझ में आ रही? सी आ रहा है आंसर अनामिका का। ऑलराइट, और कौन आंसर सी बता रहा है? ऋतिक आंसर सी बता रहा है, वेरी गुड। आज शबनम लेकिन डी आंसर बता रही है। ऑलराइट, टॉम क्रूज वांट्स टू नो स्ट्रेटेजी फॉर 2020 मैथमेटिक्स बोर्ड्स के लिए। यस, उसका भी डिस्कशन करेंगे कभी तो भी। अच्छा, यहाँ पे बच्चे मुझे 9/16 आंसर बता रहे हैं, बाकी सारे बच्चे एक बार कंफर्म करके बताओ 9/16 सही है क्या? यहाँ पे, यहाँ से 4 कैंसिल कर दो, इसको 4 कर लो, -5/4 हो गया, ये 14 है तो 9/4 हो गया, 9/4 इस साइड दे दें तो 1 - 9/4a हो जाएगा यहाँ पे 9/4 -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/16 हो रहा है बच्चों, एक बार चेक कर लेना, 5/16 सही है क्या? यस, ऑलराइट। तो अगर यहां पे आपके पास 5/16 ए का भी वैल्यू आ गया है तो आप यहां पे बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यहां पे अच्छी बात क्या है कि आपके पास ए और सी का आंसर लॉग की टर्म्स में आने वाला है। ए और सी का आंसर आपके पास लॉग की टर्म्स में आने वाला है। जो केस कौन सा कोएफिशिएंट है दोनों का कोएफिशिएंट 5/16 ही है, एक -5/16 है और एक +5/16 है, तो ये दोनों मर्ज होने वाले हैं। 5/16 के साथ में आपके पास कितना आएगा, x - 2 जाएगा ऊपर और x + 2 आएगा नीचे, x - 2 ऊपर, तो ये तो गलत हो गया। 5/16 के साथ में x -2 ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि a का कोएफिशिएंट आपका पॉजिटिव है और c का कोएफिशिएंट आपका नेगेटिव है, तो ये जब ln of x + 2 बनेगा तो m/n वाली प्रॉपर्टी से x + 2 नीचे आएगा। ठीक है, तो यहां पर x + 2 नीचे लाने के लिए ये दोनों आंसर सही लग रहे हैं। ठीक है, अब लेकिन आगे क्या है हमारे पास, 7/4 है, तो 7/4 के साथ में आपको प्लस आना चाहिए कि माइनस आना चाहिए? ध्यान से सोच के बताओ। जब आप यहां पर 7/4 लिख के इंटीग्रेट करने की कोशिश करोगे तो आप बेसिकली इंटीग्रेट क्या कर रहे हो, x - 2 की पावर -2, x - 2 की पावर -2 आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, x - 2 की पावर -1 अपॉन -1, मतलब एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आने वाला है। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काफी सारे बच्चे यहाँ पे सी बिल्कुल बढ़िया तरीके से सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, सी बिल्कुल सही आंसर आया आप लोगों का। डी आंसर किसका, कुशाग्र का आया? डी आंसर एक बार चेक कर ले बेटा, है ना, इसका आंसर सी आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट, आई बात समझ में सबको? प्रीता बेटा आप बी आंसर बता रहे हो, एक बार साइन का मैच कर लो, साइन का डिफरेंस है बस इसके अंदर। ठीक है, तो माइनस साइन आना चाहिए, एक बार इंटीग्रेट करके एक बार चेक करो। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक्चुअली हमने इंटीग्रेशन का स्टेप किया ही नहीं, ओरली कर लिया इंटीग्रेशन वाला स्टेप। ठीक है, तो यहां पर इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन चीजों को ब्रेक करना मेन इंपॉर्टेंट बात है यहां पे आपको। ठीक है, क्लियर हो गया? दो यहां पे बच्चों आपको क्लियर हो गई केसेस, आगे लेकिन और भी केसेस हैं, लेकिन आज हमारा टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहां पे क्या करना है, आज आराम करते हैं। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, कल की क्लास में मिलेंगे और इसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। और भी आगे बढ़िया वाले केसेस हैं जिनमें इससे ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ती है। ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू विद पार्शियल फ्रैक्शंस एंड मे बी विल स्टार्ट विद सम न्यू सेट ऑफ फॉर्मुलेज। मैंने आपको बच्चों अभी लास्ट जो वीक में क्लास हुई थी फॉर्मूला सेट 1 दिया है बस, अभी कल के क्लास में हम फॉर्मूला सेट 2 और 3 का डिस्कशन स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट वी आर प्लानिंग फॉर टुमारोज लेक्चर। बच्चों आपको ये वाला लेक्चर शेयर करना है दोस्तों के साथ में, ताकि सभी को पता चले कि यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप सबकी यहाँ पर हमें हेल्प चाहिए होगी उस काम में। ठीक है, तो शेयर करो और लाइक करो इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे समझ पाए कि यहाँ पर इसके अंदर कंटेंट जो डिलीवर हो रहा है बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है। ठीक है, और बच्चों क्या करना है, जो नोट्स आपको मिलेंगे लेक्चर के बाद में वो डाउनलोड्स करके संभाल के रखना है, ताकि आपको रिवीजन में हेल्प हो जाए। ठीक है, ऑलराइट, सब्सक्राइब टू द चैनल अनअकैडमी जेई अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, अदरवाइज आपको क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन अगर नहीं आएगा तो आपके क्विजेस या फिर लेक्चर्स के जो पोस्ट होते हैं वो मिस हो जाएंगे आपके। ठीक है,
और बच्चों यहां पर मैं फिर से आपको बता रहा हूं, जो अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म है, ठीक है, दैट इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म। वहां पर ऑलरेडी इंडिया के टॉप 40-50 जेई एजुकेटर्स पढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, और वहां पर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी जॉइंड अस, ठीक है। तो बच्चों आपको भी अनअकैडमी प्लस वाली फैसिलिटीज अगर अवेल करनी है, देन यू आर मोस्ट वेलकम। यूज आवर कोड जेई लाइव ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, ठीक है। जेई लाइव इज द कोड विच विल गिव यू 10% डिस्काउंट ओवर एंड अबव वॉट एवर प्राइस अनअकैडमी हैज ऑलरेडी फिक्स्ड, जो ऑलरेडी बहुत कम है, ठीक है। और जे लाइव कोड यूज करने से बच्चों होता क्या फायदा है कि हमें पता चलता है कि यू आर आवर स्टूडेंट्स, यहां पर आप यूट्यूब सेशन के थ्रू हमारे पास आए हो, तो एक बहुत बढ़िया ट्यूनिंग बनेगा और हम वहां पर कहानी आगे कंटिन्यू कर पाएंगे और ज्यादा डिस्कशन वहां पर कर पाएंगे, ठीक है। सो विद दैट नोट, टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड नाइट। ये